नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम टेस्टेड टॉपिक जो पुरुषों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट को स्टडी करना और सीमेन एनालिसिस का जितना भी एबनॉर्मलिटीज़ है एंड हाउ टू बूस्ट अप से सीमेन प्रोडक्शन, इसके बारे में होम्योपैथी में हम लोग क्या सेमिनल जो डिसऑर्डर्स है, सीमेन एनालिसिस का जितना भी डिसऑर्डर्स है उसके बारे में जानेंगे। उसको होम्योपैथी में हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इजीली, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत सारा वीडियो मैं दे चुका हूँ इस चैनल पे, आप लोगों ने वॉच किया है, भरपूर प्यार दिया है, कमेंट दिया है, लाइक शेयर दिया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीमेन एनालिसिस का डिटेल्स एंड उसका होम्योपैथिक जो भी हेल्प कर सकता है होम्योपैथी उसमें, उस पर। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आजकल, ये सेमिनल प्रॉब्लम, सीमेन एनालिसिस का प्रॉब्लम को लेके पुरुषों में एक वहम बैठा है कि मेरा अगर मेल पावर कम है तो मेरा सेमेन में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये एकदम ही नहीं है। मेल पावर कम होना या सेक्सुअल पावर कम होना या प्रीमैच्योर इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके साथ सीमेन में जो प्रॉब्लम होना, सीमेन का सेमिनल जो भी एबनॉर्मलिटीज़ आना, ये अलग एक बात है। मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं लगभग 80 to 90% पेशेंट जो भी हम लोगों के पास आते हैं, जो खास करके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो पुरुषों में अगर हम जांच करते हैं तो उन लोगों का सेक्सुअल पावर जो है, मेल पावर जो है, वो ठीक तो रहेगा, लेकिन उसमें आपका कोई भी सेमिनल प्रॉब्लम रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सेमिनल प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है, कैसे उसको समाधान किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये दो अलग एंटिटी है कि मेल पावर कम होना और सेमिनल एबनॉर्मलिटीज़ आना, ये दो अलग है। कभी कभी एक साथ हो सकता है, लेकिन रेयरली एक साथ होता है, अलग अलग ही ज़्यादा होता है। जिनका सेमिनल एबनॉर्मलिटी आता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता, उन लोगों को कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या नाइट फॉल्स का प्रॉब्लम होता ही नहीं, मैस्टरबेशन का हिस्ट्री होता ही नहीं, फिर भी उन लोगों का ये प्रॉब्लम अंदर ही अंदर हो जाता है। जितना भी सेमिनल एबनॉर्मलिटीज़ है उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं सेमिनल एनालिसिस टेस्ट कैसे किया जाता है। सेमिनल एनालिसिस बाय रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन, ये जो टेस्ट है ये किसी भी अच्छे लैब में आप लोग करा सकते हैं। 3 दिन का एब्स्टिनेंट आप लोगों को चाहिए, मतलब 3 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशन किसी भी फीमेल पार्टनर से आपको नहीं करना है। 3 दिन आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर जाके आपको लैब में जाके सैंपल देना है। होम कलेक्शन अलाउ नहीं है, कॉन्डोम में कलेक्शन भी अलाउ नहीं है। ये दोनों पद्धति से कोई भी सीमेन सैंपल लैब में देने से वो एडल्टरेटेड हो सकता है, उसमें कोई भी छेड़खानी किया जा सकता है, तो ये अलाउ नहीं है। और कॉन्डोम में अगर सैंपल दिया जाता है तो उसमें बहुत सारा स्पर्म मर जाता है, क्योंकि कॉन्डोम में एंटी स्पर्म लिक्विफिकेशन एजेंट्स प्रेजेंट रहता है पहले से। इसके बाद आता है इस 3 दिनों में, मैं तो बोलता हूँ लास्ट 7 दिनों में, जिस दिन आप सैंपल दें उसके 7 दिन पहले से आप अल्कोहल, कैफीन, नारकोटिक्स ड्रग्स जो होते हैं, इसका आप कोई भी सेवन ना करें। इससे सेमिनल काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स में भी सेमिनल प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप कोई हार्मोनल मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो भी लास्ट 7 डेज में आप ना लें। उसके बाद आप लैब में जाके सैंपल दें। सैंपल देने के बाद आपको वहाँ पे जो रिपोर्ट्स दिया जाएगा उसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसका मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जहाँ पे लैब में आपको सैंपल देना है, वहाँ पे मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन जो है उससे आपको सैंपल देना है। और उसके बाद इसका जो रिपोर्ट्स आएगा, फर्स्ट आएगा उसमें शेप ऑफ द स्पर्माटोजोआ का जो शेप है वो मोर देन 40% नॉर्मल शेप होना चाहिए और
मोटिलिटी, इसके बाद आता है मोटिलिटी। मोर देन 40% स्पर्माटोजोआ अच्छी तरह से मोटाइल होना चाहिए आफ्टर 1 आवर ऑफ इजैकुलेशन। मतलब जिस टाइम ने आपने सीमेन सैंपल दिया है उस टाइम के 1 घंटा बाद भी आपका स्पर्माटोजोआ मोर देन 50% आपका नॉर्मली मोटाइल मतलब आगे जा रहा है ऐसा आपको होना चाहिए, तब जाके वो नॉर्मल रिपोर्ट आएगा। इसका पीएच जो है एसिडिक और अल्कालाइन जो बैलेंस है ये 7.2 से 7.8 मतलब लिटिल बिट अल्कालाइल होता है। वॉल्यूम इसका मोर देन 2 ml होना चाहिए। कभी कभी डिहाइड्रेशन के कारण, बहुत दिन सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करने के कारण थोड़ा सा वॉल्यूम आपका कम हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम आपका 2 ml मोर देन 2 ml हर टाइम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। लिक्विफिकेशन एक होता है कि आपका वहाँ पे पॉइंट रिपोर्ट्स जो है सीमेन एनालिसिस का वहाँ पे लिखा रहता है लिक्विफिकेशन टाइम 15 to 30 मिनट्स इज नॉर्मल इफ डज नॉट फर्टिलिटी अफेक्टेड। मोर देन लेट लिक्विफिकेशन इज एबनॉर्मलिटी। तो लिक्विफिकेशन टाइम जो सीमेन लिक्विफाई हो जाता है वो 15 to 30 मिनट्स नॉर्मल होता है। स्पर्म काउंट आपका 20 to 200 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन सैंपल आपका होना चाहिए। 20 भी नॉर्मल है, 200 भी नॉर्मल है, 20 to 200 मिलियन पर ml इज नॉर्मल आपका स्पर्म काउंट। इसके बाद कभी कभी किसी अच्छे लैब में सीमेन जो एनालिसिस होता है उसमें स्पर्म मॉर्फोलॉजी टेस्ट किया जाता है कि स्पर्म का हेड, टेल, बॉडी ठीक है कि नहीं। अगर मिल जाए तो वो आपको नॉर्मल लिखा आएगा, नहीं आया तो वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा कि टेल आर बाइफर्केटेड, टेल आर डिस्टॉर्टेड, हेड आर डिस्टॉर्टेड, ये सब आएगा। ये भी सीमेन एबनॉर्मल से स्पर्म एबनॉर्मलिटी में लिया जाता है। इसके बाद एबनॉर्मल स्पर्म, क्या क्या इस जो काउंट्स मैंने बताया इसमें क्या क्या ऑल्टर होने पर क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटी होता है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म और नो सीमेन, दोनों ही हो सकता है। सीमेन आया लेकिन उसमें कोई भी स्पर्म नहीं आया, ये एस्पर्मिया हो सकता है। ये और सीमेन ही नहीं निकल रहा है, ये भी एस्पर्मिया हो सकता है। ये मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे कोई आपका भास डिफरेंस में ट्यूमर या टेस्टिस में ट्यूमर वगैरह होता है वहाँ पे होता है। नॉर्मली ये रेयर कंडीशन है। हाइपोस्पर्मिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जहाँ पे जो सीमेन सैंपल आप दे रहे हैं उसमें लेस देन 1.5 ml का वॉल्यूम आपका निकलता है शरीर से। इससे थोड़ा सा फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये जनरली ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा डर, एंग्जाइटी और डिहाइड्रेशन, ये सब के कारण, बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिकेशंस, इस सब के कारण आपका हाइपोस्पर्मिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एजोस्पर्मिया, सीमेन विथ नो स्पर्म, सीमेन तो आपका निकला लेकिन आपका स्पर्म उसमें नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ये भी ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एलोपैथिक जो साइक्रियाटिक मेडिसिन है, मेंटल मेडिसिन है, ये सब लेने से, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म या ड्रग्स सेवन, इससे आपका एजोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट सबसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सेडेंटरी लाइफ। जो लोग लगातार 2 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं या सारा दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटा बैठा रहते हैं, उनका भी एक टाइम में सेमिनल जो प्रोडक्शन है कम हो जाता है। उसमें एजोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद आता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, जो आपका स्पर्म काउंट है वो कम है। ये आपका शेप प्रॉब्लम में भी हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जैसे 1 या 2 मिलियन पर ml या 5 मिलियन पर ml, लेस देन 20 मिलियन पर ml अगर आपका हुआ, इसमें ओलिगोस्पर्मिया। कारण जो मैंने पहले बताया वो ही है सबसे इंपॉर्टेंट। एस्थेनोस्पर्मिया, डिसऑर्डर मूवमेंट। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म का एक मूवमेंट होता है, जब भी वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है वो ऐसे ऐसे करके आगे जाते रहता है, जिसको हम लोग स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं। जो नॉर्मल मोर देन 50% आफ्टर 1 आवर ऑफ गिविंग सैंपल आपका होता है इजैकुलेशन। ये अगर कम हुआ, 10 to 20% मोटाइल रहा, तो आपका हम लोग इसको बोलते हैं एस्थेनोजोस्पर्मिया। और उसके बाद और 2 इंपॉर्टेंट
पार्ट होता है, एक होता है टेराटोस्पर्मिया, एक होता है नेक्रोजोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया मतलब शेप डिसऑर्डर, स्पर्म का हेड बॉडी टेल में डिसऑर्डर है, कहीं पे टेल जो है ऐसा बाइफर्केट है, हेड जो है ऐसा कॉइन शेपेड है, तो ये सब होता है, ये टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया जनरली टेस्टिकुलर कैंसर या टेस्टिकुलर बहुत बड़ा ट्यूमर या इन्फेक्शन में देखा जाता है। नेक्रोस्पर्मिया जो डेड स्पर्म होता है, ये जनरली कैंसर, डायबिटीज़ या अदर्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ज़्यादा देखा जाता है। ये जो मैंने स्पर्म डिसऑर्डर्स के बारे में बताए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्लो, स्लगिश, सेडेंटरी, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो लाइफ हम लोग आजकल लीड करते हैं। इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आप लगातार 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठे रहते हैं या आप टोटल सारा दिन में 8 से लेकर 10 घंटा से ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो आपको लाइफ को एक्टिव करने के लिए बीच बीच में आपको उठना पड़ेगा। थोड़ा सा मूवमेंट करते करते आप कंप्यूटर, टैब या मोबाइल में काम करते रहें या किसी से बात करते रहें, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज करके आधा घंटा 1 घंटा बाद फिर आप आके बैठ रहे। जो सेडेंटरी आपका वर्क है, ऑफिस वर्क, बिजनेस वर्क है, स्टूडेंट है अगर आप, तो उसमें आपको वेरिएशंस लाना चाहिए। हर टाइम बैठ के काम नहीं करना चाहिए। कभी आप खड़े होके कीजिए, कभी वॉक करते करते कीजिए, कभी बैठ के कीजिए, कभी थोड़ा घूम के आइए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च में देखा गया है सेडेंटरी लाइफ इस सबसे ज़्यादा थ्रेटफुल होता है सेक्सुअल एंड हेल्थ के लिए, मेल फीमेल बोथ में, और वो रिलेटेड होता है फर्टिलिटी से डायरेक्टली। इसके बाद आता है जितने भी आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इंक्लूडिंग हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब में, और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, खास करके अगर आप कोई एलोपैथी, एंटी एंजाइटी या साइक्रियाटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपका स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारा एंटी कैंसरस, एंटी इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स अगर किसी को दिया जाता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो, स्टेरॉइड्स वगैरह अगर किसी को दिया जा रहा है, उसमें भी स्पर्म काउंट अफेक्ट करता है। अगर नॉर्मली आपका कोई ये सब फैक्टर नहीं है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आपका बहुत ही इजी ट्रीटमेंट से इसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। डरने का कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट देन कंप्लीट नेक्रोजोस्पर्मिया और टेराटोस्पर्मिया, ये जो 2 कंडीशन मैंने बताया, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसके बिना जो भी एस्थेनोजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, ये सबको होम्योपैथी इजीली ट्रीट कर सकता है। लेकिन वो एक ही है जो हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, वो है प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। लेकिन फिर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉप, एक मेडिसिन कॉम्बिनेशंस मैं आपको मदर टिंचर्स का बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन अभी मैं बताने जा रहा हूँ 3 मदर टिंचर्स का, अगर आपका सेमिनल कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ पे बताया उसमें से कुछ भी आपका निकले, तो उसमें अगर ये मदर टिंचर मेरे बताए हुए डोज पे आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथी या कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर से लेते हैं या कोई भी पैथी के डॉक्टर से लेते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपका थोड़ा सा वॉल्यूम कम, थोड़ा सा काउंट कम का प्रॉब्लम है, तो ये मदर टिंचर 2-3 महीना लगातार लेने से ही आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसका 3 मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिएगा। अश्वगंधा मदर टिंचर, एग्नस कैस्टस मदर टिंचर एंड ट्रिब्यूला स्टार मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर, एग्नस कैस्टस मदर टिंचर, ट्रिब्यूला स्टार मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर का इक्वल अमाउंट आप खरीद लीजिए। इंडियन कंपनी का अगर लेते हैं 30 ml का सील फाइल आता है, वो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन या दुकान से। अगर जर्मन कंपनी का लेते हैं तो 20 ml का सील फाइल आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। लेके इक्वल अमाउंट में 20 ml हुआ तो 20-20-20, 30 ml हुआ तो 30-30-30, एक बड़ा शीशी में आप इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लीजिए। इसमें से 15 बूंद दिन में 3 बार 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में खाने के 10 मिनट बाद आप सेवन करिए, लेते रहिए लगातार। आप 2 महीना एटलस लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कीजिए, तो आपका इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। उसके साथ जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मैंने बताया, वो अगर आपका है उसमें आप लोग सुधार लाइए। उसके लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं, हम लोगों से भी ले सकते हैं, हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट चलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, खाली मैसेज कीजिएगा अपना प्रॉब्लम, वहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या आपके नियरेस्ट
कहीं से भी अच्छा इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS या MD डॉक्टर से आप भेंट कीजिए जो एक्सपीरियंस्ड है। थोड़ा सा होमवर्क उनके बारे में कर लीजिए कि हाँ ये डॉक्टर अच्छे हैं, इनका मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। इसके लिए उनका गूगल्स रिव्यू वगैरह दूसरा सब पढ़िए। मेरे चैनल पे एक वीडियो है होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, वो एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नियर बाय यू बोल के एक वीडियो डेडिकेटेडली दिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अक्सर होता है कि ऐसा होम्योपैथी डॉक्टर अच्छा मिलता नहीं है, तो ये एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है कि अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर मेरे आसपास में कैसा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, और जो कॉम्बिनेशन जिस डोज में मैंने बताया आप ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को अच्छा लगता है तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, होम्योपैथी रिलेटेड या डाइट रिलेटेड और भी कौन से टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर रिक्वेस्ट भेजिएगा। आपका रिक्वेस्ट, आपका कमेंट हम लोगों के लिए ऑक्सीजन होता है नया वीडियो लाने के लिए। उसी टॉपिक में मैं लाने का कोशिश करूँगा कुछ ही दिनों में। नमस्कार दोस्तों।